एमका के लिए एक नए एरो इंजन को बनाने के लिए सफरान की M88 डेरिवेटिव और जनरल इलेक्ट्रिक्स की एडवांस GE414 इंजन के मुकाबले रोल्स रॉयस की 6th जनरेशन इंजन ऑफर भारत के लिए क्यों एक बेहतर ऑप्शन होने वाली है। भारत की तरफ से अभी लगातार अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने के लिए शेड्यूल को तैयार करके रखा जा चुका है। नेवी की विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में अभी भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की ER वेरिएंट को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए DRDO की तरफ से अभी जल्दी से ही नए एवक्स को बनाने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है और अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए DRDO की तरफ से अभी पहले से ही 4 Su-30M के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना शुरू किया जा चुका है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए एक एरो इंजन को बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि दुनिया भर की टॉप इंजन मेकर अभी भारत के साथ मिलकर एमका के लिए इंजन को बनाने का ऑफर दे रहे हैं। इसमें से एक ऑफर तो रोल्स रॉयस की तरफ से दिया गया था, जिसकी तरफ से पिछले महीने ये बताया गया था कि वो भारत के साथ जॉइंटली एक एरो इंजन को बनाने की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ इसके लिए डिस्कशन काफी आगे बढ़ चुकी है और इसके लिए 2017 से ही बातचीत किया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के अंदर रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी EJ200 और F135 इंजन की टेक्नोलॉजी को बेस करके एमका के लिए कम्प्लीटली नए इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें कोर टेक्नोलॉजी रोल्स रॉयस की तरफ से होने वाली है और बाकी टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से डेवलप किया जाने वाला है और कोर टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ वो पूरी तरीके से शेयर करने वाले हैं। अब इस इंजन को स्पेशली भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को देखते हुए डिजाइन किया जाएगा और एमका की RCS और हीट सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए भी इस इंजन को मॉडिफाई किया जाएगा। अब ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उनकी हीट सिग्नेचर और रडार सिग्नेचर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, जिससे उनकी डिटेक्शन की चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपने कभी भी कोई रियलिस्टिक एयर कॉम्बैट सिमुलेटर को खेला होगा तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर F-22 रैप्टर की बात करें तो इसके साथ अगर आप डॉग फाइट करने के लिए जाएंगे तो पहले तो ये आपको रडार में दिखाई नहीं पड़ने वाला है और इसका हीट सिग्नेचर इतना कम है कि अगर आप इसके ठीक पीछे भी मौजूद रहेंगे तब भी आपको इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल को इस पे फायर करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इवन विजुअल रेंज में अगर आप इस पे मिसाइल को फायर करना चाहेंगे तब भी मिसाइल इजीली लॉक नहीं होता है जब तक आप इसके काफी करीब ना पहुंच जाए या फिर वो आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना शुरू ना कर दे। और अगर कई बार लॉक हो जाता है तब भी वो फ्लेयर्स की मदद से इनको चकमा दे देते हैं और ये चीज मैंने 2 पॉपुलर सिमुलेटर में खुद ट्राई किया है। अब रोल्स रॉयस के अलावा भारत सफरान और जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ मिलकर भी जॉइंटली एरो इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें से जनरल इलेक्ट्रिक्स भले ही अपनी GE414 इंजन की एक अपडेटेड वर्जन को भारत को ऑफर कर रही है और वो इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऊपर से सफरान अभी अपनी M88 इंजन की टेक्नोलॉजी के साथ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शेयर करना चाहता है, लेकिन वो जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं इसको लेके अभी थोड़ा बातचीत किया जा रहा है। और इसी बीच रोल्स रॉयस के साथ नई इंजन को डेवलप करने की जो ऑफर दिया गया था उसको थोड़ा ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल जब ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन भारत के गस्त पर आने वाले हैं तभी इस बात को लेकर भारत और UK के बीच डिटेल डिस्कशन हो सकती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की 38 मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया है। हाल ही में ही भारत की तरफ से INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को टेस्ट किया गया था और उस टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने टारगेट को 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर इंटरसेप्ट किया था। अभी नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स में ब्रह्मोस मिसाइल की ER वेरिएंट को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब अभी आगे चल के नेवी में विशाखापट्टनम क्लास की जो डिस्ट्रॉयर शामिल होने वाले हैं उनके लिए अभी 38 मिसाइल को खरीदा जा रहा है, जो कि इनिशियली इनके इंडक्शन के दौरान इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इस क्लास के अंदर टोटल 4 वेसल बनाए जा रहे हैं, जिनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट लगभग 7400 टन के आसपास होने वाली है। इस क्लास की पहली वेसल INS विशाखापट्टनम की कंस्ट्रक्शन 2013 से शुरू किया गया था और अभी इसकी सी ट्रायल किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसको 2021 के अंदर ही नेवी में शामिल किया जाएगा। और अभी जो 38 ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा जा रहा है और उसके लिए ऑर्डर दिया जा रहा है वो इसी वॉरशिप के लिए ऑर्डर किया गया है। अगला अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल को लेके। जब से चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा है उसके बाद से ही भारत की तरफ से लगातार अपने मिसाइल के बैक टू बैक सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अभी इनेस में एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि इसी महीने के अंदर ही DRDO की तरफ से और भी कुछ मिसाइल्स को टेस्ट करने का प्लान पहले से ही किया जा चुका है।
इसमें से डीआरडीओ की तरफ से अगले हफ्ते ही मल्टीपल मिसाइल की टेस्टिंग करने का प्लान किया गया है, जिसमें 18 दिसंबर को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से अग्नि 4 मिसाइल की टेस्टिंग किया जाएगा और इसके साथ ही अगले हफ्ते पृथ्वी 2 मिसाइल की एक यूजर ट्रायल भी होने वाली है। अब पृथ्वी 2 और अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो दोनों ही प्रूवन मिसाइल है, लेकिन पृथ्वी 2 की जो ट्रायल यहाँ पे होने वाली है वो नाइट ट्रायल होने वाली है और साथ ही इसके बाद अगले हफ्ते ही MR-SAM के डेवलपमेंटल टेस्ट को भी करने का प्लान किया जा रहा है। अब MR-SAM की डेवलपमेंटल ट्रायल को 22 दिसंबर को किया जा सकता है और इस पर डीआरडीओ की तरफ से काफ़ी नज़र रखा गया है, क्योंकि ये आगे चल के एक मेन एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाली है, जिसको अभी डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप किया गया है। MR-SAM को अभी किसी भी एरियल टारगेट के साथ इंगेज होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, और ये 70 किलोमीटर के अंदर किसी भी मूविंग एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है और इसकी रेंज को अभी 150 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की बात की जा रही है। वहीं पर पृथ्वी 2 मिसाइल की बात करें तो इसी साल के अंदर इसका तीसरा ट्रायल होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर तक मार कर सकता है और अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो ये लगभग 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को लेकर। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी काफ़ी तेजी से अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को डेवलप करना शुरू किया गया है, जिसको 2022 की मई तक टेस्ट करने का प्लान किया गया है। ये भी अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट की तरह डुअल पल्स मोटर के ऊपर बेस्ड करके होने वाली है, लेकिन इसका रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है और खास करके इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए इसमें डीआरडीओ की तरफ से भी MR-SAM के लिए डेवलप किए गए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे लंबी दूरी तक सस्टेन स्पीड को प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हमारी देसी RF सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रशियन RF सीकर से बेहतर पाया गया है। अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट की मास प्रोडक्शन के दौरान भी इसी सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी डीआरडीओ जल्दी से अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को बनाने के लिए इसके डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक मोड में करने का फैसला कर चुकी है और इसके अंदर वो अभी प्री प्रोडक्शन यूनिट के तौर पर इसकी 25 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और इनको अभी सीधे तौर पर हमारे SU-30 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करने का प्लान किया गया है और इसी के लिए अभी 4 SU-30M के एयरक्राफ्ट को डीआरडीओ की तरफ से स्पेशली मॉडिफाई किया जाएगा, जिनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट्स की फायरिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होने वाला है, जिस वजह से SU-30 में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अब सुखोई के अलावा इसे MiG-29 और तेजस में भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है और भारत अभी अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करने वाला और यूएई और वियतनाम की तरफ से अभी इसको अपने सुखोई और मिराज एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगला अपडेट INS अरिहंत को लेके। अब सब जानते हैं कि यह भारत का दूसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसकी सी ट्रायल अभी किया जा रहा है। द प्रिंट में इसको लेके एक रिपोर्ट आया था, जिसमें यह बताया गया कि अभी इस सबमरीन की फाइनल सी ट्रायल चल रही है, जो कि 7 दिसंबर के अंत तक ही पूरा हो जाएगा और इसको 2021 की शुरुआत में ही नेवी में फुली कमीशन कर दिया जाएगा। वैसे शेड्यूल के मुताबिक अब तक नेवी में शामिल हो चुका होता, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसकी सी ट्रायल थोड़ा डिले हो गया था। INS अरिहंत में अभी K-15 मिसाइल को तैनात किया जाएगा, जो कि 750 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ऐसे 4 वेसल को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन बीच में यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया और इसके अंदर बनने वाले वेसल में से पहले 2 वेसल के मुकाबले पिछले 2 वेसल की डिस्प्लेसमेंट को 1000 टन ज्यादा करने का फैसला किया गया था। और अभी INS अरिहंत की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन तक है, जबकि आगे चल के इसी के अंदर जो S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन बनने वाले उनका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन तक होने वाली है और ये एक ही बार में 8 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। जबकि INS अरिहंत या फिर INS अरिहंत की बात करें तो एक ही बार में 4 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। INS अरिहंत की बात करें तो इसको ऑफिशियली 2018 में नेवी में शामिल किया गया था और 2018 में ही ऑफिशियली भारत का न्यूक्लियर ट्रायल पूरा हुआ था, लेकिन असल बात तो ये था कि INS अरिहंत को 2016 में ही नेवी में ऑपरेशनल कर दिया गया था और इसकी इंडक्शन की फॉर्मल अनाउंसमेंट 2 साल के बाद किया गया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। ये बात कई बार बताया जा चुका है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी AWACS की काफ़ी कमी है और एक 2 फ्रंट की सिचुएशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट AWACS मौजूद नहीं है। इसी बात को लेकर मल्टीपल प्रपोजल अभी चल रहा था कि किस तरीके से नए AWACS को इंडियन एयरफोर्स एक्वायर कर सकता है। इसमें से पहले तो इजराइल से 2 फाल्कन AWACS को खरीदने की बात की गई थी और इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी DRDO के साथ एडिशनल लेटर AWACS को सप्लाई करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। लेकिन आज ANI में इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था, जिसमें यह बताया गया है कि DRDO अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 नए AWACS को बनाने की कोशिश कर रही है। इसको ऑफिशियली हमारी मार्क 2 कैटेगरी के AWACS बताया जा सकता है। इसके लिए अभी DRDO एयर इंडिया से 6 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाला और उसमें हमारी इंडिजिनस रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया है।
लेकिन ये जो नए एवेक्स होने वाले हैं ये हमारे नेत्र एवेक्स के मुकाबले थोड़े बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकते हैं, जबकि नेत्र एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 240 डिग्री के आसपास की कवरेज दे सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10,500 करोड़ सैंक्शन करने की बात की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी से ही इसके लिए अप्रूवल दिया जा सकता है। पहले ये बताया गया था कि DRDO यूरोपियन कंपनी से 6 A330 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्लान शायद DRDO की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया और बदले में DRDO अभी एयर इंडिया से अपनी एवेक्स के लिए एयरक्राफ्ट को लेने वाला है। अब ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि एयर इंडिया से DRDO किस एयरक्राफ्ट को लेने का प्लान कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एयर इंडिया से भी सेम A330 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहते हैं, जिसको बाद में मॉडिफिकेशन के लिए उनकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद DRDO इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, और इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आज 2 अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को शामिल किया गया है। इस वेसल का नाम ICGS सुजीत है और इसे कल गोवा सीपैड लिमिटेड में ऑफिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इस वेसल की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 105 मीटर के आसपास है और ये पूरी तरीके से गोवा सीपैड लिमिटेड की तरफ से डेवलप और डिजाइन किया गया है। इसमें सभी प्रकार की मॉडर्न नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिया गया था और इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिए गए हैं। इसमें एक ट्विन इंजन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के साथ 4 हाई स्पीड बोट्स को भी कैरी किया जा सकता है, जिसको कई तरह के सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सर्वेलेंस हो, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो या फिर लॉ एनफोर्समेंट मिशन हो। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में 155 वेसल और 65 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें आगे चल के 35 नए वेसल शामिल होने वाले हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 16 हेलीकॉप्टर्स को भी HAL की तरफ से भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। दूसरा अपडेट ये कि मंगलवार को इंडियन कोस्ट गार्ड में एक और वेसल को शामिल किया गया था, जो कि एक इंटरसेप्टर बोट है। इसे LNT की तरफ से बनाया गया है और इसे गुजरात के हजीरा में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। इस बोट के अंदर 2 राइफल और एक हेवी 50 कैलिबर की मशीन गन दिया गया है। इसको मेनली स्पीड को नजर में रखकर डिजाइन किया गया था और ये 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इस बोट में ट्विन जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और ये एक ही बार में लगभग 500 नॉटिकल मील की डिस्टेंस को कवर कर सकता है और इसे मेनली गुजरात की कोस्ट लाइन में भी इस्तेमाल करने के लिए वहां पे कमीशन किया गया है। और इस वेसल की खास बात यह है कि साइज में काफी छोटा होने के बाद भी ये लगभग 24 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकता है और 24 घंटे तक इसे कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जो कि आमतौर पर कोस्टल सिक्योरिटी के लिए काफी सही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।